लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है शशिकांत दवे। ये हैं डूंगरपुर, राजस्थान। 13 फरवरी 1975, 15:45। और चंद्रमा इनकी कुंडली में बनते हैं अमावस्या दोष, क्योंकि वो यहाँ देखिए सूर्य और चंद्रमा एक साथ। अब जब इस स्थिति पे हम चर्चा करें तो चंद्रमा जो है वो पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं। ये गुरु का नक्षत्र होता है, ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद के अमावस्या दोष में, और ये अमावस्या दोष जो है वो कहाँ लगा है, और दरअसल कौन कौन से भाव के अधिपति हैं जो अमावस्या दोष किस भाव को लगा रहे हैं। जब इस बात पर चर्चा करते हैं तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा मारक होते हैं और सूर्य भी बहुत अच्छे नहीं होते। इस कुंडली में मंगल भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, गुरु भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। ये 4 ग्रह। इस कुंडली में शनि मध्यम फलदायी होंगे, क्योंकि लाभेश भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ उन्हें अष्टम का भी दोष लगेगा। इस कुंडली में शनि और बुध जब एक साथ बैठ जाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इस कुंडली में जब गुरु और मंगल एक साथ बैठ जाएंगे, गुरु और मंगल, तो अच्छा नहीं होगा। तो गुरु और मंगल एक साथ नहीं बैठे हैं। इस कुंडली में बैठे हैं सूर्य और चंद्रमा एक साथ, जो कि भाग्य को ब्लैंक कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो कमजोरी दे रहे हैं। भाग्य का बल मतलब होता क्या है? भाग्य का बल मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं, उससे वो उन थपेड़ों को आसानी से सह लेता है, या फिर उसका एक पक्ष मजबूत हो जाता है, या वो रहता ही है, जिसके बल पर वो कम से कम आगे बढ़ चुका होता है या बढ़ रहा होता है। पर अगर वो पक्ष कमजोर रहता है तो निसंदेह जातकों को थोड़ी सी समस्या भी देखने को बनती है। गुरु बैठे हैं जो कौन है? सप्तम के अधिपति। और यहां मंगल बैठे हैं जो कौन है? रोग के अधिपति। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में ऋण का संयोग हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ऋण, शत्रु और यहाँ पे नीच के राहु, तो व्यक्ति के जीवन में परेशानी का माहौल बनता रहेगा। यहाँ के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में अमावस्या दोष में है, और दरअसल शुक्र भी यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पे बैठे तो 4 ग्रह है, पर उसमें बलवान सबसे ज्यादा कौन है? जब इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं तो शुक्र वहां पे उच्चाभिलाषी हैं, गुरु इस कुंडली के लिए सप्तमेश मारक हो जाएंगे, सूर्य इस कुंडली में मेहनत ज्यादा करवाने वाले हो जाएंगे, चंद्रमा इस कुंडली में, अब चंद्रमा और गुरु में मारक ज्यादा कौन होगा? तो जब इस सवाल का उत्तर ढूंढते हैं तो चूंकि चंद्रमा और बुध बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, पर गौर करने की बात है, बुध अष्टम भाव में बैठ करके व्यक्ति से गलत निर्णय लिवाते हैं और व्यक्ति का पैसा फंसता है, उलझता है और ऋण में जाता है। दूसरी बात, चंद्रमा यहां पे मारक होंगे और गुरु सामान्य या सहयोगी मारक होंगे। ध्यान से समझने की बात है, यह कुंडली बड़ी गणित सिखाती है। शनि लग्न में बैठे हैं जो भाग्य और अष्टम के अधिपति हैं। अष्टम के अधिपति और जन्म कुंडली में उसके ऊपर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। मंगल देख रहे हैं जो कि ऋण के अधिपति हैं। अब ध्यान से, तो छठे भाव के अधिपति मंगल ने अष्टम भाव और भाग्य भाव के अधिपति शनि को देखे, शनि पे उनकी दृष्टि गई। इसका मतलब क्या है कि भाग्य को कौन देख रहा है? भाग्य भाव के अधिपति पे ऋणेश की दृष्टि पड़ गई, और वो अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं, यानी कि व्यक्ति को ऋणी बनाएंगे। और व्यक्ति के ऊपर से जब कभी भी, ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी फाइनल बात कर रहा हूं, कि व्यक्ति के ऊपर से जब कभी भी शनि, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, गुरु की दशा चलेगी तो जातक परेशान होगा। और अभी इनके ऊपर से केतु की दशा चल रही है, तो इतने सारे ग्रह तो ऐसे ही छट गए। तो अब हमें इंतजार करना होगा। इनकी कुंडली में शनि भी सामान्यतया बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अष्टम के अधिपति हैं, और जन्म कुंडली में लग्नेश अष्टम में और अष्टमेश लग्न में, ये एक दारिद्र योग बनता है। लग्नेश का अष्टम में जाना और अष्टमेश का लग्न में जाना, व्यक्ति धर्मांध नहीं होता। अपने प्रत्येक जीवन के प्रत्येक पल में वो मंत्रों का जप करता रहे, भगवान को मानने वाला, समाज के लिए कुछ करने के लिए हमेशा आगे रहने वाला और पौराणिक होता है। धर्म को मानने के साथ साथ व्यक्ति सहर्ष स्वीकार कर लेता है और धर्म से डरता भी है। कोई पूजा पाठ में बहुत ही शालीनता से एक जगह स्थिर होकर के उसको देखने का प्रयास करता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहता है। प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपना खर्च खत्म करके, कम करके उस पे लुटाना चाहता है। सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है।
और जीवन में धर्म को रख करके उसको शामिल, उसमें अपने जीवन में उसको शामिल करके कहीं ना कहीं उसने संजो करके रखे हैं। वो पल, वो मिठास, मीठा ज्यादा पसंद, 5 अंक बड़ा बढ़िया, पश्चिम दिशा बड़ा बढ़िया, और बुधवार बड़ा बढ़िया, गणेश जी के सदृश इनका व्यवहार, बुद्ध से प्रभावित, बुद्ध अष्टम में, खोजी प्रवृत्ति, दिमाग ज्यादा लगाए, टेक्निकली स्ट्रांग होता है, तकनीकी जानकार होता है, समझदार होता है, किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे पैसे निकलवाने हैं, ये इसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। और उसके बाद अगर आप और भी देखें तो इनकी कुंडली में लग्न के अधिपति अष्टम में और अष्टम के अधिपति जब लग्न में बैठ जाएंगे तो एक अलग तरीके का बिहेवियर भी व्यक्ति को मिल जाता है, जो व्यक्ति को बड़ा ही गूढ़, बहुत ही रहस्यमयी और बड़ा ही चिंतन करने वाला, मनन करने वाला, चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा शामिल हो जाती हैं, हावी हो जाती हैं, और ये हमेशा ही बनी रहती हैं चीजें। पर वस्तुतः समझने की बात यह है कि आप हमेशा एक जैसे नहीं होते, और एक जैसा होता भी नहीं है जीवन, उसमें कई सारी चीजों का मिक्सअप होता रहता है। जहां आपके पास आपका धर्म भी है, जहां आप आध्यात्मिकता से जुड़े हो, जहां आप क्रूड प्रैक्टिकल भी हो जाते हो क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं, जहां व्यक्ति जो होता है वो कई बार निर्वैर होता है, धर्म का झुकाव होना, धर्म के प्रति झुकने की एक स्थिति बनती है। उसके बाद व्यक्ति जो है वो शनि मंगल से प्रभावित है तो गलत और निसंदेह गलत लोगों के संपर्क में आता है। कई बार कुछ ऐसी बुनियादी आवश्यकताएं जो व्यक्ति हमेशा ही उसके पीछे भागता रहता है और कभी भी वो पूरा नहीं होती हैं, या फिर एक एडिक्शन सा लग जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। मिथुन लग्न में व्यक्ति को पराक्रम हमेशा करना पड़ता है, और कई बार व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं बनती हैं, जहां आप कई बार ये सोचोगे कि इस बार ये काम कर लूंगा, पर वो कभी होता नहीं है। और वस्तुतः ये बात और भी तब हो जाती है जब व्यक्ति के कुंडली में जीवन जो है वो ऐसे दौर से गुजरे जब किसी शनि मंगल राहु केतु, या फिर कुंडली के सप्तमेश यानी कि गुरु, कुंडली के सूर्य, कुंडली में चंद्रमा, कुंडली में मंगल, यहाँ पे कुछ परिस्थितियों को गड़बड़ाने या फिर कुछ जो मधुर पक्ष होता है उसको ढकेलने का प्रयास करते हैं और नेगेटिव पक्ष को लाने का, जीवन में डालने का प्रयास करते हैं। इनकी कुंडली में राहु और केतु दोनों नीच के होकर के बैठे हैं, और वस्तुतः वो दोनों जो है वो बहुत अच्छे नहीं हैं। इस वजह से भी जातक की कुंडली जो है वो कमजोरी की तरफ जा रही है। तो हमें एक ऐसी दशा का इंतजार करना निश्चित रूप से आवश्यक होगा जहां हमारे कुंडली को बल मिले। एक बात और भी है जो मैं यहाँ पे इनकी कुंडली में बताना चाहता हूं कि व्यक्ति को पत्नी का साथ हमेशा ही मिलने वाला है, और व्यक्ति घबराया हुआ है। वो व्यक्ति इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि लग्न पे गुरु का भी प्रभाव है, गुरु की 5वीं दृष्टि है, लग्न में शनि जैसा ग्रह बैठा हुआ है जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल बना देता है। माइंडसेट उसकी जो है वो प्रैक्टिकल ज्यादा है, और कई बार जब किसी ऐसे ग्रह की दशा चल जाती है जो अच्छा नहीं है कुंडली में, जो अच्छा नहीं बैठा है, तो और भी ज्यादा वो बुरी हो जाती है बात। जब शनि मंगल राहु केतु, जैसे केतु बाहर में बैठे हैं और ये नीच के होकर के बैठे हैं, तो ऐसी दशा और भी ज्यादा कष्टदायी हो जाती है। जब आप लग्न के डिग्री को देखते हैं तो 25 डिग्री 32 कला पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में ये डिग्री जाए, तो पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण का जो प्रभाव होता है, इसके इस चरण के अधिपति शुक्र हो जाते हैं। ध्यान से समझने की बात है। पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपति जो होंगे वो देवगुरु बृहस्पति नहीं, ये संपूर्ण नक्षत्र पुनर्वसु का है जो देवगुरु बृहस्पति का है, पर वस्तुतः इस चरण के अधिपति शुक्र हो जाते हैं, और लग्न जो बना है वो बुध का बना है। ध्यान से इधर देखिए मेरी तरफ। नक्षत्र के चरण के अधिपति शुक्र बने, नक्षत्र के अधिपति देवगुरु बृहस्पति बने, और लग्न का अधिपति बुध बने। अब जरा गौर करिए तो अब तीनों के मैच को पकड़ो, तो आप एक तरफ शुक्र जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ठहरे, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हो गए, और बुध से प्रभावित जो कि उसका अनुज हो गया, या फिर अनुगामी, या फिर उसका चेला। तो शुक्र ने बुध को तो संभाल लिया, पर गुरु जो है वो बुध को देखना नहीं चाहते। इस वजह से यहां पे शुक्र और बुध की दशाएं क्रमशः अच्छी जाएंगी। गौर करिए, मैंने इस श्रेणी में कि कौन से ग्रह की दशा कमजोर जाएगी उसमें बुध और शुक्र को नहीं रखा था, क्योंकि शुक्र का जो परिणाम होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि वो बैठा कहां है। आपकी कुंडली में अगर 12वें भाव के अधिपति होकर के वो भाग्य में बैठे हैं, यानी कि शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। गुरु की दशा में व्यक्ति की विवाह की स्थिति बनेगी, भाग्योदय शुक्र की दशा में होगा। गुरु की दशा में व्यक्ति को रोजगार और प्रोन्नति का भाव लाभ मिल सकता है, क्योंकि वो वस्तुतः दशम स्थान के भी तो अधिपति होते हैं, पर उनका ज्यादा जो फल होगा वो सप्तम स्थान का होगा। पर यहां पे और भी बात मैंने कहनी थी, और वो ये कि व्यक्ति के जीवन में बुध की दशा हमेशा अच्छी जा सकती है। व्यक्ति बुद्धिमान होगा, यशस्वी होगा, क्योंकि गौर करिए तो नक्षत्र के चरण के जो अधिपति हैं वो शुक्र हैं,
और नक्षत्र के टोटल नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो गुरु हैं। तो जब गुरु और शुक्र का मेल होगा तो व्यक्ति के पास वस्तुतः बड़ा अनुभव हो जाएगा। और खास करके ये और भी तब जब व्यक्ति की कुंडली में 12वें केतु बैठे हों। 12वां भाव संपूर्ण प्रकार से जीवन जी लेने के बाद आश्वस्त हो जाता है। वहां पे व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ अपने जीवन में सेवा और शुश्रूषा करता रहता है। तो गौर करिए कि जन्म कुंडली का 12वां भाव जब जन्म कुंडली में केतु बैठे हों 12वें भाव में, पर नीच के बैठे हैं, इसका मतलब है कि कुछ बाकी जरूर है और उनको और भी आवश्यकता है। तो किस चीज की? गणेश जी की पूजा की, विष्णु सहस्त्र नाम के जप की या उसके अधिक संख्या में पढ़ने का, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का, दुर्वा चढ़ाने का। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, गणेश जी को दूध अर्पित करिए, हरा रंग पहनिए, हरे रंग का धागा अपने शरीर में बांध करके रखिए, अपने हथेली के अपने हाथ के बराबर ऐसे। उसके बाद इस कुंडली में और भी कई सारी चीजें आपको मैं बता दूं। अगर तो भाग्य भाव में ही सूर्य और चंद्रमा का बैठना, अगर वही सूर्य और चंद्रमा दशम स्थान पे बैठ जाते जहां इनकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है, तो ये एक अच्छी बात हो सकती थी जो व्यक्ति को पॉलिटिकली बड़ा करेक्ट बना सकता था, पर वस्तुतः वो हुआ नहीं है। व्यक्ति का भाग्य गुरु। अब कई बार एक चीज और भी है समझने वाली बात कि सप्तम भाव का अधिपति भाग्य में बैठे और दशम स्थान के अधिपति भाग्य में बैठे शुक्र के साथ। गौर करने की बात है, दशम स्थान के अधिपति का संयोग पंचम भाव के अधिपति शुक्र के साथ हो रहा है। कैसे हुआ ना? दशम के अधिपति शुक्र गुरु और पंचम के अधिपति शुक्र, इन दोनों का संयोग हुआ है। यानी कि व्यक्ति अनुभवी है, बोधगम्य है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तार्किक है, बुद्धिमान है, दिमाग लगाने वाला है, बहुत जल्दी ही किसी चीज को कॉपी कर लेता है और तुरंत ही उसका नया एक क्रिएटिविटी उसके पास दिख जाती है। क्यों ऐसा? मैंने ऐसा इसलिए भी कहा है क्योंकि जब आप शनि और मंगल को देखते हैं तो मंगल जो है वो कलम है और बुध उसके अंदर बचा हुआ अक्षर, और बुध दरअसल उसका ज्ञान भी है। तो बुध एक ऐसे भाव में बैठे हैं जहां गूढ़ और रहस्यमयी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति का जो ध्यान है वो उस तरफ भी गया है, देवताओं के पीछे, मंत्रों के पीछे, जप के पीछे, स्मशान के पीछे, पूजा पाठ के पीछे, मंत्रोच्चार के पीछे। क्योंकि जन्म कुंडली का 5वां भाव जो है वो 5वें भाव के अधिपति, गौर करिए, भाग्य भाव में बैठे हैं। ये पिछला जन्म होता है और ये आपका आने वाला जन्म, यानी कि एक शुभ ग्रह की राशि का बनना और शुभ भाव में जाकर के बैठना। पंचम भाव के अधिपति का 9वें भाव में बैठना, जैसे कि जहां 7 नंबर लिखा है और वहां के अधिपति शुक्र जाकर के 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, ये एक तरीके से यह भी दिखाता है कि व्यक्ति के पास नृत्य का, गाने का, संगीत का, धुन का, वाद्य यंत्रों का, इन सब चीजों के क्षेत्र में भी बड़ी अच्छी स्थिति है। ये अभी मैं सिर्फ आपके बारे में बता रहा हूं। गलतियां होती हैं बुध के कारण। शनि और मंगल व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्रों में काम करने के लिए, और वस्तुतः अभी दशा ठीक नहीं है। मैं सीधे तौर पे ये बात कहता हूं, आपकी दशा बदलेगी जब आपकी कुंडली में गुरु आएंगे तब, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा परिणाम देते हुए देखे जा रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं। एक बात और कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे बैठे हैं और वस्तुतः वो किसी पापग्रह से प्रभाव में नहीं है, वहां पे सूर्य बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, वहां पे चंद्रमा बैठा है, अगर हम अलग अलग तरीके से उस भाव को देखते हैं तो वहां पे षडबल में सबसे ज्यादा बल शुक्र को मिल रहा है, क्योंकि वो ग्रह वस्तुतः त्रिकोण का अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे हैं। और चंद्रमा और मंगल का संबंध नवम पंचम का नहीं है, ना ही चौथे 10वें का है। ये तृतीय एकादशवें का संबंध जातक को पराक्रमी बनाएगा, क्योंकि पराक्रम के अधिपति उसे यहां से बैठ करके वापस देख रहे हैं। व्यक्ति जितनी मेहनत करे उसको वो चीज प्राप्त हो जाए। भाइयों के साथ सहयोग और उनके साथ एक संबंध में जाकर के लाभ की प्राप्ति की स्थिति को प्राप्त करना। एकादशवें भाव के अधिपति का पंचम भाव में अपने भाव से पंचमस्थ जाना, नवम पंचम में संबंध में जाना, व्यक्ति को अमावस्या दोष में लगा है तो मैं ये डेफिनेटली और पक्के तौर पे कह सकता हूं कि व्यक्ति को शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से बच के रहना चाहिए, और बच के रहना ही ज्यादा सही भी होगा। नहीं तो कई बार रैंडम नुकसान भी होता है और रैंडम लाभ भी होता है। अचानक धन प्राप्ति का भाव 5वां और 8वां होता है। यहां पे बुध बैठे हैं, लग्न के अधिपति का अष्टम में बैठना व्यक्ति को दूर देश जा करके बसने वाला बना देता है। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ही रहे तो हमेशा अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि ये जो कुंडली बन रही है इसमें गौर करिए तो 2 पापग्रह केंद्र में बैठे हैं, जहां विषम संख्या के शनि
और विषम संख्या के मंगल। ये स्थिति इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति हमेशा ही तर्क पे और तर्क के आधार पर जीवन जी रहा है, हमेशा ही अपने आप को वर्तमान में रख करके जी रहा है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की कुंडली का कर्म क्षेत्र ठीक है, क्योंकि मित्र की राशि को मंगल देख रहे हैं, लेकिन वो रोग भाव के और ऋण भाव के अधिपति होने के कारण व्यक्ति को ऋणी बना देते हैं। पर ऋण से मुक्त कब हो? तो जब व्यक्ति की कुंडली के आधार पर शुक्र की राशि का उदय हो, यानी कि शुक्र जब आएंगे तब, या फिर देवगुरु बृहस्पति जब आएंगे तब व्यक्ति ऋण से मुक्त हो सकता है। एक बात और भी है, जो जन्म कुंडली में अमावस्या दोष का निर्धारण करे, और जन्म कुंडली अगर आप इनके रिपोर्ट को देखते हैं तो इनकी जो कुंडली की रिपोर्ट बन रही है वो बन रही है उत्तरायण, गुरुवार, शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि। ये पापक चंद्रमा हो जाएंगे। अब अमावस्या दोष के बनने के कारण, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक हो जाते हैं, तो वहां पे आपको ये बात भी समझनी है कि भाग्य भाव में पापक ग्रह चंद्रमा बैठे हैं, बाकी एक सूर्य वहां बैठे हैं जो क्रूर ग्रह है, और वस्तुतः अभी दशा केतु की चल रही है। ये केतु आपकी कुंडली में 13 डिग्री के हैं, और वस्तुतः जो इनका नक्षत्र है वो नक्षत्र रोहिणी का है, जिसका अधिपति चंद्रमा पापक बन के भाग्य को नुकसान भी पहुंचा रहा है, और व्यक्ति में इमोशनल ब्लैकमेल होने का या इमोशनली व्यक्ति को ब्लैंक भी कर रहा है, ये डरा रहा है, और वस्तुतः व्यक्ति को एक अनजाना सा भय भी सता रहा है। व्यक्ति अजब तरीके के अल्हड़पन में है, व्यक्ति अजब तरीके के घबराहट से जी रहा है। इस अवस्था को शांत करने का एकमात्र उपाय लाजवर्त धारण करना चाहिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। कुछ उपाय मैं आपको भेजूंगा जो आपको करना होगा। उसके बाद अगर एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली के नवांश चार्ट में शुक्र और चंद्रमा का यहां बैठना, गुरु और बुध का यहां बैठना, शनि का यहां बैठना और सूर्य के साथ राहु मंगल का, ये यहां पे ठीक नहीं है। रोग भाव पत्नी की कुंडली का, नवांश की कुंडली का अच्छा नहीं है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार कंधे का और बाएं कंधे के निचले हिस्से पे दर्द होता है, ऐसी स्थिति बनती है। उसके बाद व्यक्ति की कुंडली में अगर आपको और भी गौर करें तो पेट से संबंधित समस्या, कब्जियत आदि और एसिडिटी की समस्या, कई बार ऐसा लगता है जैसे भोजन पचा ही नहीं है। हृदय क्षेत्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी बात कहूंगा कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। कई बार व्यक्ति अपने भवन का सुख नहीं भोग पाता है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में रोग के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं, रोग देते रहते हैं, प्रतियोगिताएं जीवन में कभी खत्म नहीं होती हैं। लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, अष्टम में इसके साथ उसका संबंध बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और व्यक्ति का जीवन से दूर रहना, अपने घर से दूर रहना एक भाग्य में ही जैसे विधाता ने लिख दिया है। लाभ के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं और वो ऋणेश भी होते हैं, पर याद रखिए की बात कि मंगल की दशा आपकी कुंडली के लिए कमजोरी वाली बन सकती है। पर इतनी बात है कि व्यक्ति को वो लालच भी देगी। इस वजह से मंगल की दशा में कोई भी नया काम करने से बचना चाहिए। आप अगर कुछ भी नया काम करना चाहते हैं तो निस्संदेह बुध की दशा में कर सकते हैं, निस्संदेह शनि की दशा में कर सकते हैं, शुक्र की दशा में कर सकते हैं, और नक्षत्रों में पुष्य, पुनर्वसु, आर्द्रा, रोहिणी और मृगशीरा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, ये कुछ नक्षत्र आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। दवाइयां कभी भी पूर्वा भाद्रपद में नहीं लेना चाहिए, कोई भी नया काम पूर्वा भाद्रपद में नहीं करना चाहिए। आपके लिए दिन बुधवार का बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। 5 अंक मैंने बताया, ये अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए। राशियां 5 नंबर, सिंह राशि अच्छी साबित होगी, तुला राशि अच्छी साबित होगी, कन्या राशि नहीं, धनु राशि अच्छी साबित होगी, कुंभ राशि अच्छी साबित होगी, मेष राशि अच्छी साबित होगी। ये कुछ राशियां आपके लिए अच्छी साबित होंगी। मतलब यह है कि आप इन राशियों से संबंधित लोगों से मित्रता कर सकते हो, पर शत्रुता कभी भी कर्क वालों से ना करना। ये आपको ठगा ठगा करके मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे। आपका मन परेशान है, इस वजह से भी कई बार व्यक्ति जीवन में उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाया, या कई बार व्यक्ति जो है वो जितना मेंटेन करना चाहिए खुद को एक लेवल में आकर के वो नहीं कर पाता है। क्योंकि सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठ करके व्यक्ति को धार्मिक और नैतिक तत्वों का पालन करने वाला, गुरु जो है वो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाला, शुक्र जो है वो व्यक्ति को अनुभव देने वाला बना देते हैं। पर वहीं अमावस्या दोष के कारण, सूर्य और चंद्रमा के एक साथ बैठे होने के कारण, लग्नेश का अष्टमेश के साथ परिवर्तन होने के कारण कई विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य, जिसमें व्यक्ति की उच्चतम प्रगति, जिसमें व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाकर के अपने घर को छटपटा करके देखने की हालत और माता का प्रेम कई बार व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ये बात भी दिखती है। जन्म कुंडली में
अगर पिता भाव की बात करते हैं तो पिता के अधिपति, पिता से सुख है। हालांकि एक बात और भी है कि यहाँ पे गुरु और सूर्य का परिवर्तन जो संबंध बन रहा है दशम स्थान के अधिपति या सप्तम स्थान के अधिपति के तृतीय भाव के अधिपति के साथ, ये कई बार मशक्कत करवा देते हैं, ज्यादा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। पर व्यक्ति को हमेशा ही संबंध जितना कई बार मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। आपके भोलेपन का लोग कई बार लाभ ज्यादा उठा लेते हैं, और आप जब किसी से अच्छे से बात करते हो या आप जब किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हो तो उसको लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। इसको जितनी जल्दी हो सके हटाने का प्रयास करिए। आपकी कुंडली के लग्न में शनि बैठा है जो भाग्य का अधिपति होता है और व्यक्ति को प्रैक्टिकल बना देता है। ये बुध जो है वो अपने गले में सोने का हार डालता है, आप डालिए। ये बुध जो है वो व्यक्ति को चपल, चंचल, चालाक, वाचाल और साथ ही साथ अपनी वाणी का 100% बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने वाला बना देता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे अगर लग्नेश की दृष्टि पड़ेगी तो निसंदेह व्यक्ति को बुद्धिमान बना देगी। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे अगर बुध की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को निश्चल प्रेम करने वाला और सबका सत्कार करने वाला बना देगी। पर वस्तुतः लोग आपके इसी गुण का लाभ उठा रहे हैं, और दरअसल इसीलिए मैंने ये बात कही है कि व्यक्ति का निर्णय कई बार गलत साबित होता है। दशमांश कुंडली में सूर्य का लग्न में बैठना, बुध का नीच का होना, कई बार व्यक्ति काम शुरू करना चाहता है पर उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता। जन्म कुंडली में यहाँ केतु का वृषभ में बैठना, यहाँ केतु का वृषभ में बैठना, यहाँ केतु का जो है वो जन्म कुंडली में मेष के बैठने के कारण, शनि के नीचाभिलाषी होने के कारण कई बार कर्म क्षेत्र नुकसान को झेलता है या कर्म में कई बार नुकसान की स्थिति बनती है। पर ये दशाएं केतु के कारण हो रही हैं। जैसे ही केतु के बाद शुक्र की दशा बनेगी तो आनंद आ जाएगा। एक बात और कहूंगा मैं, आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं और भी निकट से आकर के इस चीज को समझने का प्रयास करता हूं तो शुक्र की दशा आपके लिए 2027 में आएगी, 28 में। तब तक के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसे ही जीवन और मरण के बीच में झूलते रहोगे। एक स्थिति मुझे 2025 में अच्छी दिख रही है जहां से आपके डेली बेसिस का इनकम शुरू हो सकता है, क्योंकि वहां मंगल बैठे हैं जो व्यक्ति को थोड़ी बहुत मशक्कत करवा करके कुछ ना कुछ दे देंगे। लेकिन ये इस बात पे निर्भर करेगा कि गुरु की स्थिति कैसी है। वो आपकी कुंडली में मृत प्राय है, इस वजह से मशक्कत वहां भी करनी होगी। ग्रहों के डिग्री के आधार की अगर बात करते हैं तो सूर्य जन्म कुंडली में जो डिग्री धारण करके बैठे हैं 0 डिग्री पे बाल अवस्था के हैं, क्योंकि वो अंक 11 का है, तो वो 25% व्यक्ति बचपना करता रहे। चंद्रमा जन्म कुंडली में मृत प्राय, क्योंकि 24 डिग्री का है, कुंभ राशि में मृत प्राय हो जाए, 0 मतलब एकदम बिल्कुल कमजोर। तो सूर्य और चंद्रमा के कमजोर हो जाने के कारण, लग्नेश के अष्टमेश के साथ परिवर्तन होने के कारण और लग्न में शनि और मंगल जैसे दो पापक और क्रूर ग्रहों के कारण कई बार कुंडली को धकेल दिया जाता है और उसे इस आसार में छोड़ दिया जाता है कि लड़ने दो, मरने दो, कटने दो, जो होगा वो व्यक्ति खुद संभाले। उसमें विधाता की इच्छा कई बार कमजोर हो जाती है। इस वजह से ही गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित करिए, उनकी पूजा अर्चना नित्य प्रतिदिन करिए और लग्नेश को बल दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका लग्नेश प्रबल होगा, ये बलवान है, कमजोर नहीं है। हालांकि एक बात और कहूंगा कि जिस डिग्री पे ये बैठा है ये अधोगति की तरफ जा रहा है, इस वजह से भी व्यक्ति की कुंडली कई बार कमजोरी को। अब आज के समय में तो लोग विदेश में जाना अपने आप को सफलता के बराबर और सफलता का द्योतक माना जाता है, परंतु ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये कभी भी गलत ही होता है, क्योंकि धन कमाने के लिए व्यक्ति को दूर जाना पड़े तो उससे अधोगति की स्थिति क्या हो सकती है। ये आज का वर्तमान समय है जो इसे अच्छा मानता है। मंगल वृद्ध कमजोर, बुध कुमार बचपना करे और गलत निर्णय ले, गुरु मृतप्राय, शुक्र मृतप्राय, शनि वृद्ध, राहु और केतु युवा। इस वजह से एक बात और कहता हूं, आपकी कुंडली में भी केतु की दशा चल रही है, लाजवर्त पहनिएगा तो केतु के पास जो एक बल नहीं है वो उसको शायद मिल जाए, या गणेश जी के मंत्रों से आपके पास कुछ पॉजिटिविटी मिल सकती है। गणेश जी की आराधना, गले में सोने की चेन आप डाल सकते हैं। ऐसे रत्न वगैरह अगर कुछ पहनना होगा तो इस कुंडली के लिए सबसे बढ़िया जो रहेगा वो नीलम रहेगा, या फिर अगर एक बात और कहूं तो इस कुंडली के लिए सबसे बढ़िया जो रत्न रहे वो ओपल भी हो सकता है। बुद्ध का रत्न अगर व्यवसाय करते हैं तो आप बुद्ध का रत्न भी धारण कर सकते हैं। दशमांश कुंडली चंद्रमा शुक्र का बैठना ये ठीक है, भाग्य का बल है। गुरु राहु के साथ है, इस वजह से मशक्कत और कई बार ना चाहते हुए भी चोरी चकारी या कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम भी करना पड़ता है जो नहीं चाहता है व्यक्ति। कुछ भी हो सकता है, आप उसको अपने जीवन से अब रिलेट करके देख लीजिए, पर ये कई बार ऐसा होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कैसी लगी विश्लेषण की स्तुति और कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।